नमस्कार। दुनिया के रंगमंच पर बेशक इस वक्त युद्ध को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हों, अमेरिका और इजराइल की मनमानियों और ईरान के तेवर पर चर्चाएं चल रही हों, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हों और इसी बीच संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया हो और सियासत के रंगमंच पर बहुत कुछ हो रहा हो, लेकिन क्या इस माहौल को हमारे रंगमंच की दुनिया पर भी जगह मिलती है? क्या है देश में राजनीतिक रंगमंच या प्रतिरोध के रंगमंच का हाल? क्यों आज नुक्कड़ नाटक इस आंदोलन का हिस्सा उतना नहीं बन पाते और युद्ध से लेकर तमाम ज्वलंत समस्याओं पर राजनीतिक व्यंग पर हमारी सरकार पहरे बिठाती है? अभिव्यक्ति के इस अंक में आज हम बात करते हैं रंगमंच की इसी भूमिका की और सरकार के रवैये की। एक जमाना था जब नुक्कड़ नाटक सत्ता और सत्ता प्रतिष्ठानों को हिला कर रख देते थे। सरकार और सत्ता से तीखे सवाल पूछे जाते थे और बदलाव के लिए होने वाले मजबूत सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे। अब दुनिया जहान के तमाम देश युद्ध की विभीषिका से परेशान हैं। सत्ता अपने फांसीवादी चरित्र और मनमानेपन का शिकार है। फिर भी रंगमंच की दुनिया एकदम सूनी सूनी है। न तो यहाँ सत्ता की मुखालफत करने वाले और न ही दुनिया को युद्ध में धकेलने वाली महाशक्तियों और युद्ध की त्रासदियों पर, उसके चरित्र पर नाटक देखने को मिलते हैं। रंगमंच के जो प्रतिबद्ध कहे जाने वाले दर्शक हैं, उनके लिए नाटकों के नाम पर आध्यात्मिक चरित्रों वाले पौराणिक किस्म के या फिर सतही किस्म के सामाजिक नाटक या फिर ऐतिहासिक नाटक देखने को मिल जाते हैं। आज के दौर में प्रगतिशील कहे जाने वाले सांस्कृतिक संगठन और दूर दराज के इलाकों में सक्रिय नाट्य मंडलियां दावा तो करती हैं कि वो व्यवस्था के खिलाफ या आज के दौर की सामाजिक समस्याओं, इंटरनेट क्रांति, रिश्तों में आए बदलावों और मोबाइल युग में आ गई आत्म केंद्रीयता पर तो नाटक कर देती हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाने से डरती हैं। वैचारिक नाटक कम हो गए हैं और इसके जरिए मनोरंजन या रंगमंच के ग्लैमर में फंसने वाले युवा वर्ग की चेतना को कुंद करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं होता। आखिर रंगमंच की दुनिया क्यों ऐसी विचार शून्यता का शिकार हो गई और क्यों नुक्कड़ नाटक जैसे मजबूत हथियार की धार को खत्म कर दिया गया? नुक्कड़ नाटकों का चरित्र आज पूरी तरह बदल चुका है। नुक्कड़ नाटकों को लेकर यह धारणा बन गई है कि यह सरकारी और गैर सरकारी प्रचार का एक टूल है। असल में नुक्कड़ नाटकों का जन्म ही आम आदमी के संघर्ष के साथ हुआ है। आम आदमी की संघर्ष, उसकी तकलीफ़ों को आवाज़ देने के लिए हुआ, जबकि आम आदमी का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उसकी तकलीफ़ें बढ़ी हैं, मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटकों की वह चेतना गायब हो गई है। नुक्कड़ नाटक एक छोटे से दायरे में कैद हो गए हैं। दुर्भाग्य यह भी है कि बहुत सारे रंगकर्मी जो अपने को प्रतिबद्ध कहते रहे, वह भी उस तरह के सरकारी और गैर सरकारी ढांचे वाले जो नुक्कड़ नाटक हैं उसमें वह शामिल हो। 90 के दशक में जब नुक्कड़ नाटक अपने स्वर्णिम दौर में रहा है, उस समय के नाटक को गौर करें तो हम पाएंगे कि वे रोज़मर्रा जीवन की तकलीफ़ों को, आम आदमी के संघर्ष को उठाते थे। लेकिन आज यह काम निश्चय ही काफ़ी कठिन हो गया है। ऐसे तमाम प्रयत्नों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दबाने की कोशिश चल रही है, जो किसी भी तरह से सत्ता को कटघरे में खड़ा करते हो। ऐसे में निश्चय ही हमें प्रतिबद्ध रंगकर्मियों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सामने आए और नुक्कड़ नाटक को, उसकी जो मूल चेतना है, उससे फिर से लैस करें। आज नुक्कड़ नाटक आंदोलन का जो रूप हमें दिखाई देता है, वो उतना जुझारूपन उसके अंदर नज़र नहीं आता है, या कहें तो प्रतिरोध की जो भूमिका होनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं देती है। कई तरह के
नुक्कड़ नाटक आज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो सत्ता के लिए नुक्कड़ नाटक कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कॉरपोरेट के लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, और इनके विरोध में, सत्ता के विरोध में, परिवर्तन के लिए बहुत कम ऐसी संस्थाएं बची हैं जो सीधे सीधे लड़ाई लड़ रही हैं। नुक्कड़ नाटक अभी थोड़ा दबाव में दिख रहा होगा, लेकिन ये इसका स्थायी रूप नहीं है। जहां इसको किसी राजनीतिक जमीन मिलेगी, जनसंघर्ष का एक हवा मिलेगी इसे, ये फिर से अपने प्रतिरोध के स्वर में सामने आ जाएंगी और नुक्कड़ों, चौराहों, स्कूल कॉलेज के मैदानों में उसी रूप में दिखेगा। और दिखेगा क्या, हो सकता है कि पहले से कुछ नए रूप भी आ सकते हैं इसमें। दरअसल जब हम सरकारी और सरकार से मदद लेने वाली संस्थाओं की बात करते हैं तो उन पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि उनकी नीति निर्धारक की भूमिका सरकार ही करती रही है। पहले ये काम कुछ स्वायत्तता के साथ होता था, लेकिन अब वही निरंकुशता के साथ होता है। कंटेंट भी वही होंगे जो सरकार के हितों पर सवाल न उठाएं, या फिर नाटक ऐसे उठाए जाएं जो कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी के विचारों का ही प्रचार प्रसार करें। आप भारंगम जैसे आयोजनों का उदाहरण देख सकते हैं, जहां राम पर भी नाटक खेले जाते हैं और सावरकर को भी महिमा मंडित करने वाले नाटक भी। लेकिन नुक्कड़ नाटक करके सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने वाली या फिर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करने वाली जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके नाटकों में भी वो बात क्यों नहीं आ पा रही। हालांकि कई प्रतिबद्ध रंगकर्मी ये मानते हैं कि नाटक तो हो रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में कम और ऐसे हिस्सों में जिसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाता। अभी पिछले महीने ही विश्व रंगमंच दिवस की औपचारिकता निभाई गई, लेकिन यूएन की ओर से जो तमाम दिवस मनाने की औपचारिकताएं निभाई जाती रही हैं, उन्हीं में से ये भी कहीं गुम हो गया। क्यों नहीं कम से कम इस मौके पर भी युद्ध पर केंद्रित कोई नाटक खेला गया, और क्यों नहीं सरकारी तंत्र को हिला देने वाले रंगमंच को सामने लाने की कोशिश हुई। दरअसल विश्व रंगमंच दिवस केवल स्टेज नाटकों के लिए है या नुक्कड़ नाटकों के लिए भी। रंगकर्मी इसे जिस भी नज़रिए से सोचना चाहें सोचें, लेकिन नाटक तो नाटक है, चाहे प्रोसीनियम हो या नुक्कड़ या इसकी कोई अन्य विधा। लेकिन विश्व रंगमंच पर अगर कोई भारतीय भाषा का नाटक ना भी मिले तो भी ब्रेख्त के मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन कर देते, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शाह का नाटक आर्म्स एंड द मैन को याद कर लेते, या फिर चार्ल्स फुलर के नाटक ए सोल्जर्स प्ले जैसे उसका हिंदी अनुवाद भी आप कर सकते थे। हाँ, अस्मिता जैसी कुछ संस्थाओं ने धर्मवीर भारती का चर्चित नाटक अंधा युग जरूर किया, जो वो बार बार करती रही है, लेकिन युद्ध को लेकर कोई नया नाटक लिखने और खेलने की किसी ने ज़रूरत नहीं महसूस की। जबकि 1961 में जब इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने यूनेस्को की मदद से इसकी शुरुआत की थी, तो इसका मकसद साफ था, थिएटर को समाज से संवाद करने का माध्यम बनाना और रंगमंच को बढ़ावा देना। लेकिन क्या सचमुच आज थिएटर समाज से वह संवाद कायम कर पा रहा है? सवाल कई हैं। संस्थाओं और संगठनों में जन शब्द का इस्तेमाल भर कर देने से क्या वाकई वह जनता से सीधा जुड़ पाता है? ये भी सवाल गंभीर है। साथ ही नुक्कड़ नाटकों को लेकर और उनके कथ्य को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब ढूंढने की भी ज़रूरत है। और अब चलते हैं साहित्य की दुनिया में और याद करते हैं महादेवी वर्मा की शख्सियत को, और जानते हैं कि आज जिस स्त्री विमर्श को लेकर इतना शोर शराबा मचता है, उसे लेकर महादेवी जी ने अपने ज़माने में बहुत मजबूती के साथ आवाज़ उठाई थी। तो जानने की कोशिश करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में और पढ़ते हैं उनकी एक मशहूर कविता। संसद में बेशक महिला आरक्षण विधेयक या डिलिमिटेशन के सवाल पर सरकार की मंशा साफ हुई हो और विपक्षी एकता के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े हों, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात साहित्य में तो सदियों से हो रही है।
बहुत सारा साहित्य आपको आज़ादी से पहले और बाद का भी मिल जाएगा, जिसमें महिलाओं की आज़ादी से लेकर उनकी सुरक्षा और बराबरी का सवाल उठाया जाता रहा हो। राजनीतिक तौर पर खूब शोर शराबे भी हो रहे हों, लेकिन सवाल शुरू से ही मानसिकता को लेकर उठते रहे हैं। बराबरी का मतलब आरक्षण देना या हर जगह कोटा देना नहीं होता, पूरा नज़रिया बदलना होता है, जिसकी मांग राजा राम मोहन राय से लेकर तमाम सुधारवादी शख्सियतों ने भी की, साहित्य की तमाम हस्तियों ने बरसों पहले की। आज स्त्री विमर्श जैसे मुद्दे बेशक अहम हों, लेकिन महादेवी वर्मा जैसी महान लेखिकाओं ने इस मुद्दे को बहुत साल पहले उठाया था। दरअसल महादेवी वर्मा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साहित्य जगत ने उन्हें पिछले महीने उनके जन्मदिन पर औपचारिक तौर पर याद तो किया, लेकिन महिलाओं की आज़ादी के बारे में उनके चिंतन को कम ही सामने लाया गया। बेशक महादेवी छायावादी युग के स्तंभों में रही हों और उनका रचनाकाल 20वीं शताब्दी के मध्यकाल का रहा हो, लेकिन उन्होंने खुलकर नारी स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई और ख़ासकर साहित्य जगत में महिलाओं को दोयम दर्जे का मानने पर कहती रहीं। साहित्य अगर स्त्री के सहयोग से शून्य हो तो उसे आधी मानव जाति के प्रतिनिधित्व से शून्य समझना चाहिए। पुरुष के द्वारा नारी का चित्रण उसे अधिक आदर्श बना सकता है, लेकिन अधिक सत्य नहीं। विकृति के पास पहुंच सकता है, लेकिन यथार्थ के अधिक पास नहीं। पुरुष के लिए नारीत्व सिर्फ अनुमान है, जबकि महिलाओं के लिए अनुभव। अतः अपने जीवन का जैसा सजीव चित्र वह हमें दे सकेगी, वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरांत भी शायद ही दे सके। तो जाहिर है महिलाओं को लेकर आप जितना शोर शराबा मचा लें, लेकिन उन्हें समझना और उन्हें वाकई बराबरी का हक देना, यह पूरी तरह आपकी मानसिकता और सोच से जुड़ा मामला है। आज महिलाएं अगर हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं और उससे कंधा से कंधा मिलाकर चल पा रही हैं, तो इसमें पूरी तरह उनकी खुद की पहल है और नए दौर के साथ बढ़ता जा रहा उनका आत्मविश्वास। तो पढ़ते हैं महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियां। महादेवी वर्मा की एक कविता है अधिकार। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। साहित्य और संस्कृति की दुनिया में पिछले दिनों क्या हुआ खास, देखते हैं अपने सेगमेंट हलचल में। पिछले दिनों दिल्ली में वाम प्रकाशन और जन नाट्य मंच के एक संयुक्त आयोजन में नुक्कड़ नाटकों की संग्रह सांझी रे चदरिया का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण जानी मानी नाट्य निर्देशिका मल्लिका तनेजा, वाम प्रकाशन के संपादक संजय कुंदन और कवि अभिनेता अशोक तिवारी ने किया। सांझी रे चदरिया में जन नाट्य मंच द्वारा खेले गए 7 नुक्कड़ नाटक प्रकाशित किए गए हैं। इसकी भूमिका मशहूर निर्देशक सुनील शानबाग ने लिखी है। कार्यक्रम की शुरुआत में नाटक सांझी रे चदरिया का प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर नुक्कड़ नाटकों पर हुई संक्षिप्त चर्चा में मल्लिका तनेजा ने कहा कि नुक्कड़ नाटक करना एक चुनौती का काम है। आज के यथार्थ को सीधे सीधे बयां करने में जोखिम है। नाटककार को अब एक ऐसी भाषा की खोज करनी होगी जिससे बगैर किसी खतरे के सच बयां कर दिया जाए। उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर पर दिल्ली में एक बेहतरीन किताब का विमोचन हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व डीन और मशहूर लेखक अनुवादक अनीसुर रहमान ने ये किताब लिखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीर तकी मीर मिर्जा गालिब से कम बड़े शायर नहीं थे। आज का जमाना मीर का है और मुस्तकबिल भी मीर का है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुए एक जलसे में इस किताब द एसेंशियल मीर का विमोचन हुआ। इसमें दास्तां गो महमूद फारूकी,
अहमद महफूज, सलमान खुर्शीद समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और मीर की शायरी के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। गाजियाबाद में हुए महफिल बारादरी में जाने माने कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने कहा कि कोई भी कार्यक्रम भीड़ से बड़ा नहीं होता, वहाँ सुनी गई रचनाओं से बड़ा होता है। अदब के लिहाज से बारादरी का मंच निरंतर समृद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि विचारों और सृजन के सामने शोहरत के पैमाने टूट जाते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ शायर सुरेंद्र सिंघल को संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान डॉक्टर माला कपूर गौहर, डॉक्टर श्वेता सिंह उमा, आलोक यात्री, तरुणा मिश्रा, भावना मिश्रा, डॉक्टर अलका अग्रवाल समेत तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को शेरो शायरी से भरपूर कर दिया। इस बार का हबीब तनवीर सम्मान जाने माने रंगकर्मी और अस्मिता थिएटर ग्रुप के संस्थापक अरविंद गौड़ को दिया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम के दौरान हबीब तनवीर मीडिया फॉर यूनिटी सम्मान अरविंद गौड़ को रंगकर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस हरिकेश राय और गेस्ट ऑफ ऑनर पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी, डॉक्टर राहुल कराड़ आदि थे। अभिव्यक्ति में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।